नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की क्लास है। इसके पहले वाली क्लास में हम 10th क्लास का जो चैप्टर पहला है प्रकाश का परावर्तन, उसमें हम लोग पढ़ चुके थे परावर्तन के नियम तक। आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे परावर्तन के जो प्रकार होते हैं। परावर्तन का पहला प्रकार बेटा ये होता है कि जैसे मान लो हमने पढ़ा है प्रकाश का परावर्तन, और इसमें होता है एक नियमित परावर्तन और एक होता है अनियमित परावर्तन। ये होते हैं परावर्तन के प्रकार, नियमित और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। नियमित और अनियमित परावर्तन। अब बेटा नियमित और अनियमित के बारे में जान लेते हैं। नियमित परावर्तन में क्या होता है कि ये हमारे पास कोई एक समतल पृष्ठ है और उसका एक भाग हमने पॉलिश कर लिया है, चिकना पृष्ठ है ये, और इस पर अगर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, दो समांतर प्रकाश की किरणें, तो ये परावर्तन के पश्चात भी एक दूसरे के समांतर ही होंगी। यानी कि नियमित परावर्तन जो होता है वो एक चिकने पृष्ठ पर होता है और इसमें परावर्तित प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो सदैव एक दूसरे के समांतर होती हैं। बेटा उसके बाद एक आता है अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन जो होता है वो खुरदरे पृष्ठ पर होता है। कैसे पृष्ठ पर? खुरदरे पृष्ठ पर। इसमें भी एक पृष्ठ पर आपको पॉलिश करनी पड़ेगी। जैसे एक देखा होगा खिड़की का कांच जो होता है थोड़ा सा खुरदुरा बना होता है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बना होता है, तो वो आप वहां से जो खिड़की के कांच से जो भी परावर्तन होता है वो अनियमित परावर्तन के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर देखो, जैसे मान लो कि प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे आई, अब ये गिरी यहाँ पे समांतर, तो ये प्रकाश की किरण इधर चली गई, अब यहां से जो परावर्तन हुआ पता चला यहाँ चला गया। तो ये दोनों प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। यानी कि अनियमित परावर्तन में परावर्तित प्रकाश की किरणें कभी भी एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। तो ये आपका होता है अनियमित परावर्तन। बेटा नियमित और अनियमित परावर्तन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। इसमें एक इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसमें दर्पण। दर्पण क्या होता है? सबसे पहली चीज तो दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण में क्या होता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। अब दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के हो गए। मान लिया कि हमारे पास जैसे दर्पण हम बोल रहे हैं कि दर्पण क्या है? ये दर्पण। अब दर्पण की बात करते हैं। दर्पण कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के। दर्पण क्या है? इसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब बनता है। और उसके बाद इसमें क्या होता है? प्रतिबिंब के बाद जैसे दर्पण कोई पूछ रहा है तो दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? दो प्रकार के। एक हो गया हमारा समतल दर्पण और दूसरा हो गया गोलीय दर्पण। समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अच्छा, समतल दर्पण क्या है? ऐसा दर्पण जिसका पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है और इसका दूसरा भाग, कोई एक भाग जो है वो पॉलिश किया हुआ होता है। ऐसे पृष्ठ को, ऐसे चिकने तल को हम लोग दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण में क्या होता है? गोलीय दर्पण अगर जैसे मान लो कोई कांच का खोखला गोला है, जब किसी कांच के खोखले गोले को काट दिया जाता है तो ये जो कटा हुआ भाग होता है ये आपका कहलाता है गोलीय दर्पण। क्या कहलाता है बेटा? गोलीय दर्पण। ये हो गया हमारा गोलीय दर्पण। तो अगर दर्पण की बात करें तो जिसमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण होता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या होता है? एक पृष्ठ, मतलब इसका पृष्ठ जो होता है वो समतल होता है और किसी एक पृष्ठ पर इसमें पॉलिश की जाती है। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, ये आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी कि कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। बेटा इसके बाद हम पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार की अगर बात की जाए चलो, गोलीय दर्पण के
प्रकार। अगर गोलीय दर्पण के प्रकार की बात की जाए तो गोलीय दर्पण मुख्यतः होते हैं बेटा दो प्रकार के। कितने? दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। एक हो गया हमारा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और दूसरा हो गया हमारा उत्तल दर्पण। अच्छा भैया, अच्छा इसमें ये बताओ, अवतल दर्पण की जब बात करते हैं तो अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है, अब ये है तो गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण मैंने क्या बताया था कि ये किसी भी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं, ये भी कांच के किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग होते हैं। तो इसमें ही कुछ किया गया होगा जिससे ये अवतल और वो तल बना होगा। तो ये जो अवतल दर्पण होता है इसमें उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर देते हैं। अब अगर उभरे हुए भाग पर पॉलिश करते हैं तो इससे परावर्तन किधर होगा? दबे हुए भाग से। यानी कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और परावर्तन दबे हुए भाग से होता है, आपका अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है? उत्तल दर्पण में इसके उभरे हुए भाग पर हम लोग पॉलिश करते हैं और परावर्तन जो होता है वो दबे हुए भाग से होता है। परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो गोलीय दर्पण के प्रकार समझ में आ गए? जी बिल्कुल समझ में आया होगा आपको कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, पहला हो गया अवतल दर्पण, दूसरा हो गया उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है? अवतल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है और परावर्तन दबे हुए भाग से होता है। उत्तल दर्पण वे दर्पण होते हैं जिनके उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। इसमें थोड़ा गड़बड़ है, दोनों में सेम चीजें हैं। इसके दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है उत्तल दर्पण में, और परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए भाग से होता है। यानी यहां पर हो जाएगी पॉलिश और परावर्तन जो होगा वो उभरे हुए भाग से होगा। परावर्तन जो होता है वो उभरे हुए भाग से होता है। यानी अवतल दर्पण में उभरे हुए भाग पर पॉलिश और परावर्तन दबे हुए भाग से, और उत्तल दर्पण में दबे हुए भाग पर पॉलिश होती है और परावर्तन उभरे हुए भाग से होता है। ये हो गया हमारा दर्पण। अब दर्पण के बाद आता है बेटा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं ये पेपर में आपसे पूछी जाती हैं, 2-2 नंबर की आती है पेपर में, और इसको अच्छे से हम लोग यहीं पे फिगर के सहारे पढ़ने की कोशिश करेंगे और एक एक डिफिनीशन जो है वो क्लियर कर ली जाएगी। इसमें सबसे पहले आता है बेटा वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, यहां पे बेटा अगर वक्रता केंद्र की बात की जाए तो हमने पढ़ा है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वो किसी ना किसी कांच के खोखले गोले को काटकर बनाए जाते हैं। तो ये मान लिया कि इसको हमने, ये कांच का खोखला गोला था, इसको हमने काट लिया और ये कटा हुआ भाग हमारा क्या हो जाएगा? गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण बन गया, कटा हुआ भाग हमारा क्या बना? गोलीय दर्पण। तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, ठीक है। तो देखो ये गोलीय दर्पण किसी न किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया और उसका ये केंद्र है, इसी केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब इसको अपनी भाषा में कैसे बोलेंगे? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद आता है बेटा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है? गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काट कर बनाए जाते हैं उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है इसमें ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, इसको पी से लिखा जाता है। अब जो गोलीय दर्पण है, जो गोलीय दर्पण होता है उसका कोई ना कोई मध्य बिंदु होता है। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, या दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? पी से। जब दर्पण कहेंगे तो ऐसे, और गोलीय दर्पण में कोई जरूरी नहीं है। ये हो गया, तो ये हो गया आपका ध्रुव। इसके बाद आता है बेटा मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, अगर बेटा मुख्य अक्ष की बात की जाए तो ये गोलीय दर्पण हुए
और ये गोली दर्पण किसी न किसी कांच के खोखले गोले को काट कर ही बनाया गया होगा। इसका कोई ना कोई केंद्र होगा। तो बेटा देखो, ध्रुव को वक्रता केंद्र से मिलाएंगे तो एक ये रेखा बन जाएगी। तो वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाने वाली ये जो रेखा है, इसी को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसको? मुख्य अक्ष बोल दिया जाता है। और इसके बाद एक हेडिंग और आपको मिलेगी मुख्य अक्ष के बाद, मुख्य फोकस। चलिए मुख्य फोकस की हम लोग बात कर लेते हैं कि मुख्य फोकस क्या हो सकता है। बहुत ही ये आसान शब्दों में हमको समझना है कि जैसे मान लो बेटा कि हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण या कोई भी गोली दर्पण ले सकते हैं। मान लिया हमारे पास ये कोई दर्पण है। अब इसमें कितनी चीजें हमको पता है कि अगर दर्पण है तो इसका मध्य बिंदु क्या होगा? P। और ये गोला किस मतलब ये दर्पण जो किसी ना किसी कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया गया होगा, तो इसका कोई ना कोई वक्रता केंद्र होगा C। और इससे जब हम इसको मिला देंगे तो ये मिलाने वाली रेखा हमारी हो जाएगी मुख्य अक्ष। क्या बन जाएगी ये? मुख्य अक्ष। और मुख्य अक्ष के समांतर अगर मान लो हम ऐसे प्रकाश की किरण ले जा रहे हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, अब यहां से इसका परावर्तन होगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, अब ये पूरा क्या है बेटा? मुख्य अक्ष। दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे मुख्य फोकस कहते हैं। तो यानी कि इसी बिंदु पर तो ये परावर्तित होने के बाद इसको काट रही है, तो ये जो बिंदु होगा वो मुख्य फोकस कहलाएगा। इसके बाद आता है बेटा फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या है? ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो फोकस से ध्रुव तक की जो दूरी होती है उसी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल f से लिखा जाता है। फोकस से ध्रुव तक की दूरी फोकस दूरी होती है, इसे हम लोग स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। बेटा फोकस दूरी के बाद अगली डिफिनीशन जो हमारी आती है वो होती है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक। अच्छा भैया, दर्पण का द्वारक क्या है? जैसे मान लो कि हमने ये दर्पण बनाया, तो इस भाग पर तो हम पॉलिश ही कर देते हैं। अब यहां से तो प्रकाश का परावर्तन होता नहीं, तो किस पृष्ठ से होता है? जिधर पॉलिश करते हैं उसके दूसरी ओर से। तो अगर मान लो कोई प्रकाश की किरण यहां से ऐसे आ रही है और इस पृष्ठ पर यहां पे टकराएगी तो उसका परावर्तन होगा, यहां पे ऐसे टकराएगी तो उसका परावर्तन होगा। लेकिन अगर इसके बगल से ऐसे निकल जाएगी तो इसका परावर्तन नहीं होगा, इसके बगल से ऐसे निकल जाएगी तो इसका परावर्तन नहीं होगा। लेकिन इसके अंदर कहीं पे भी हो जाएगी तो उसका परावर्तन होगा। तो यानी कि जहां से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है दर्पण के जितने भाग से, वही दर्पण का द्वारक होगा। तो यानी कि दर्पण के परावर्तक तल को, ये पूरा दर्पण के परावर्तक तल को दर्पण का द्वारक कहते हैं। बेटा इसके बाद एक डिफिनेशन हमारी बच रही है, वो है फोकस तल। फोकस तल। अच्छा, फोकस तल क्या है? जैसे मान लो कि हमने ये दर्पण बना दिया, ये हमारा दर्पण है और दर्पण के बाद ये हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु P, तो ये हो जाएगा हमारा वक्रता केंद्र C, और इसके बीच में आप देख रहे हैं कि वक्रता केंद्र C और ध्रुव के बीच में ये फोकस है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारा फोकस होगा। और फोकस पर मान लिया कि कोई वस्तु है या तल है कोई, ये मान लिया कि कोई तल है और ये जो तल है लेकिन वो मुख्य अक्ष के लंबवत तल है 90 डिग्री पे, तो मुख्य फोकस पर स्थित मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। बेटा इसके आगे की जो क्लास है वो हम आपको नेक्स्ट डे बताएंगे। धन्यवाद।